तो लेट्स स्टार्ट विथ कार्डियक रिससिटेशन। सीपीआर क्या समझते हैं आप लोग? सीपीआर से बताओ, कोई भी बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय सीपीआर? प्लीज म्यूट योर माइक। लाइफ। हाँ बताओ। यस, सीपीआर टेक्निक, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। जब भी कोई पेशेंट एकदम से अनकॉन्शियस हो जाता है या किसी के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ठीक है, ये देखो, ये चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि एज अ मेडिकल स्टूडेंट हम कभी भी सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। हो सकता है आपके सामने कोई एक्सीडेंट हुआ हो बहुत भयानक और पेशेंट बिल्कुल कुछ बोल नहीं रहा हो, अनकॉन्शियस हो गया हो, तो इमिडिएटली तो एम्बुलेंस आ नहीं जाएगी। तो जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती है तब तक आपका काम है उसकी लाइफ को बचा के रखना। तो उस लाइफ को बचाने की जो टेक्निक होती है उसको बोलते हैं सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। आपको क्या लगता है, बताओ, हम लोग ऐसा क्या करते होगे हाथों से कि उसकी लाइफ अभी भी बची हुई है? सोचो। हार्ट को पंप करते हैं मैनुअली, क्योंकि उसका खुद का हार्ट पंप नहीं हो रहा है, तो हमको बाहर से प्रेशर लगा के मैनुअली उसके हार्ट को पंप करना होता है। तो उसी टेक्निक को बोलते हैं सीपीआर। चलो अब इसको अच्छे से पढ़ेंगे। देखो किस तरीके से एक मेडिकल स्टूडेंट ने या डॉक्टर ने इसका हार्ट को पकड़ा हुआ है। ये एक बस इमेजिनरी इमेज दिखाई गई है, किस तरीके से हम लोग जान बचा सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, किसी कितनी स्टेप्स होती है, कैसे किया जाता है और कितनी चीज़ों पे हमको इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। हमेशा याद रखना, सीपीआर का मतलब सिर्फ वो नहीं होता है कि बस आप चेस्ट को दबाए जा रहे हो। सबके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ बनी हुई रहती है कि हाँ चेस्ट को दबाना है तो वो सीपीआर होता है ना। सीपीआर में और भी चीज़ें होती है जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी हम यही पढ़ रहे हैं, डीलिंग विद द इमरजेंसी सिचुएशंस इन आईसीयू। सुरभि ने जो आज टॉपिक पढ़ाया था आईसीयू मैनेजमेंट, उसका ही ये एक पार्ट है कि आईसीयू में अगर पेशेंट को एकदम से अनकॉन्शियस हो जाता है या बिल्कुल उसकी ईसीजी में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनने लग गई है, तो डॉक्टर्स कभी भी सीपीआर परफॉर्म करते हैं, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट को ठीक करने के लिए। तो देखो पूरा एक स्टोरी की तरह इसको हम पढ़ेंगे। समझो आप कहीं घूमने गए हो, आपके सामने हो गया एक्सीडेंट। अब वो जो ड्राइवर था जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो चुका है, जमीन पे लेट गया है, ठीक है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? हाँ। अब अगर पेशेंट लेटा हुआ है जमीन पे तो आप सीधा जाके सीपीआर नहीं चालू करोगे, पहले आप देखोगे कि पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। कैसे देखोगे आप ये चीज को? बाय शेकिंग हिम एंड शाउटिंग एट हिम। आप समझो कोई अंकल है, उसको हम बोलेंगे हेलो अंकल, हेलो अंकल, उसको आप हिलाओगे, शेक करोगे, ये देखने के लिए कि क्या वो बातें कर रहा है, कॉन्शियस है या नहीं। तो पहली स्टेप होती है कि पेशेंट को शेक करो, उसको चिल्लाओ। चिल्लाओ मतलब डांटना नहीं है, शाउटिंग एट हिम मतलब उठो उठो, क्या आपको आवाज आ रही है, क्या आप सुन पा रहे हो, ये वो वाला शाउटिंग होता है। तो पहले आप ये करोगे। अब आपको पता चल गया कि पेशेंट अनकॉन्शियस है, वो बिल्कुल भी बातें नहीं कर रहा है। आपका सेकंड काम होता है आप एम्बुलेंस को कॉल करोगे, ठीक है। कॉल फॉर हेल्प विदाउट लीविंग द पेशेंट। पेशेंट को छोड़ के भग मत जाना, एम्बुलेंस को कॉल करना। अब एम्बुलेंस को आने में लगेगा आधा एक घंटा, तो एक घंटे तक आपका काम है कि किस तरीके से आप उसके हार्ट को चालू रख सकते हो, या आपके ऊपर है, ठीक है। तो इमीडिएटली चेक दैट द पेशेंट हैज अ पेटेंट एयरवे एंड इफ नॉट प्रोवाइड वन। मतलब पहले तो आपने ये देख लिया कि वो कॉन्शियस है या नहीं। अब सेकंड काम क्या है आपका, ये देखना कि उसके एयरवे पेटेंट है या नहीं। पेटेंट का मतलब क्या होता है कि पेशेंट सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है, ठीक है। ये आप कैसे पता लगा सकते हो बताओ? दिमाग लगाओ, कैसे पता लगाओगे कि पेशेंट सांस ले रहा है या नहीं? के नीचे या चेक कर सकते हैं, ठीक है, हम उसके नाक के आगे उंगली रख सकते हैं, हमारी फिंगर्स, है ना। हम पेशेंट की नोज के सामने हमारी फिंगर्स रखेंगे तो हमको फिंगर्स पे एक सेंसेशन तो होगा ना कि वो हवा छोड़ रहा है कि नहीं। एक हल्का सा पफ उसकी हवा छोड़ने का हमको महसूस हो सकता है, तो हम इस तरीके से चेक करते हैं कि वो ब्रीथ कर रहा है कि नहीं। आप उसकी चेस्ट को देखो कि उसकी चेस्ट ऊपर नीचे हो रही है या नहीं। अगर नहीं हो रही है मतलब वो ब्रीथ नहीं कर रहा है, और अगर हो रही है मतलब वो ब्रीथ कर रहा है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है सीपीआर में, सबसे पहला आपको ध्यान देना होता है कि पेशेंट का एयरवे क्लियर हो। अब एयरवे क्लियर होने का मतलब क्या होता है? आपके मुंह के अंदर टंग होती है या नहीं होती है। अब आपका जो ट्रैकिया होता है, आपका जो फेरिंग्स होता है, जहां से आपकी हवा जाती है अंदर। अब सोचो पेशेंट बेहोश हो चुका है, देखो पेशेंट ऐसा लेट चुका है ना, उसका सिर बिल्कुल इस तरह से है।
आपको क्या लगता है उसकी जो टंग है, यहाँ पे जो उसकी टंग है वो टंग आगे रहेगी या पीछे की तरफ चली जाएगी जब वो बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ है? पीछे की तरफ। और पीछे क्या है? ट्रैकिया, जहाँ से आपकी हवा जाती है अंदर। आप सोचो अगर टंग पीछे आ गई तो ट्रैकिया को ब्लॉक कर देगी या नहीं करेगी? ब्लॉक कर दिया। तो अगर टंग ट्रैकिया को ब्लॉक कर देगी तो इंसान सांस कैसे लेगा? नहीं ले पाएगा सांस। तो आपका काम क्या होता है कि टंग को ट्रैकिया को ब्लॉक करने नहीं देना है। तो वो आप कैसे करोगे? आप पेशेंट में ऐसा क्या करोगे कि उसकी टंग जो है वो ब्लॉक ना करे? आप पेशेंट में ये चीज करोगे, हेड को टिल्ट करेंगे। हेड को टिल्ट कर दोगे। वेरी गुड। देखो इस तरीके से हम हेड को पीछे की तरफ टिल्ट कर देते हैं और जो उसकी चिन होती है, चिन को ऊपर की तरफ लाना है हमको, मतलब उसके सिर में एक्सटेंशन कर देना, उसके सर्वाइकल में क्या कर देना? एक्सटेंशन। तो जब आप एक्सटेंशन कर दोगे ना तो इससे बताओ क्या होगा? इससे देखो ये होगा, ये इमेज देखो। फर्स्ट इमेज में हम देख पा रहे हैं कि जो टंग है उसने ट्रैकिया को ब्लॉक कर दिया है, बट जैसे ही आपने उसके सिर को टिल्ट कर दिया पीछे की तरफ, जो टंग थी वो ऐसी पोजीशन में आ गई कि आपका जो ट्रैकिया है वो फ्री हो गया। हुआ कि नहीं फ्री? देखो हो गया। हो गया। इस केस में देखो यहाँ पे ब्लॉकेज था क्योंकि टंग ने ब्लॉक कर रखा था, बट जैसे ही आपने हेड को टिल्ट किया आपकी टंग की पोजीशन चेंज हो गई और आपका जो एयरवे था ये खुल गया। अब जो पेशेंट सांस लेगा वो इजीली यहाँ से अंदर उसके लंग्स तक जा पाएगी। तो इसको बोलते हैं एयरवे को क्लियर करना। आया सभी को समझ में यहाँ तक? पहले बताओ। यस सर। ठीक है, तो चलो अगर आप लोग पेशेंट को देखोगे बिल्कुल जमीन पे पड़ा हुआ, सबसे पहले आप क्या करोगे? हेड की पोजीशन मेंटेन। सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि पेशेंट कॉन्शियस है या नहीं, ठीक है? फिर आप क्या करोगे? आप उसके हेड को टिल्ट कर दोगे, ठीक है, जिससे उसका एयरवे क्लियर हो जाए। अब एक बार आपने एयरवे क्लियर कर दिया तो अब जो नेक्स्ट चीज आती है, अब वो आती है, देखो पहले बात देखो, इसको बोलते हैं ABC ऑफ रिससिटेशन। ABC, इसमें ABC का मतलब होता है A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग और C फॉर, जल्दी बताओ, सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये ABC, हाँ ये ABC प्रोटोकॉल कहलाता है रिससिटेशन का। आपको ABC प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो ठीक है, अब अगर पेशेंट को सांस नहीं आ रही है तो आप क्या कर सकते हो? पहले उसको सांसें दे सकते हो। अब देखो ये चीज़ें कितनी अलग है, ये चीज़ आपको हर जगह अलग अलग मिलती है। कोई लोग पहले चेस्ट कंप्रेशन करना प्रेफर करते हैं तो कोई लोग पहले ब्रीदिंग देना प्रेफर करते हैं। ब्रीदिंग आप कैसे देते हो? माउथ टू माउथ, ठीक है, आपको माउथ टू माउथ या माउथ टू नोज ब्रीदिंग देना पड़ती है, ठीक है, इन केसेस में। तो अगर उसको ब्रीदिंग नहीं आ रही है तो आप उसको पहले ब्रीदिंग दे सकते हो और ब्रीदिंग देने के बाद आप उसको चेस्ट पंपिंग चालू कर सकते हो। ये चीज़ भी पॉसिबल है, ठीक है, लोग ऐसा भी करते हैं, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं ABC ऑफ रिससिटेशन। तो ABC में सबसे पहले A का मतलब होता है एयरवे। एंश्योर दैट द पेशेंट हैज़ अ पेटेंट एयरवे। वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे उसको एयरवे को आपको क्लियर करना है। अब क्या होता है ना, कभी कभी हो सकता है कि पेशेंट जब उसका एक्सीडेंट हुआ हो तो वो कुछ खा रहा हो, है ना, वो कुछ खाते खाते एक्सीडेंट हो गया हो तो वो खाना तो अटक जाएगा उसके गले में। तो आपको कभी कभी देखो ये काम तक करना पड़ सकता है कि रिमूव फ्लूइड एंड डेब्रिस फ्रॉम द माउथ यूजिंग योर फिंगर्स। अगर आपको उसका मुंह चेक करना पड़ता है कि उसके मुंह के अंदर कुछ अटका तो नहीं हुआ है खाना, अगर कुछ खाना अटका हुआ है तो आपको उंगली से उसको निकालना पड़ेगा उस खाने को, उसकी जान बचाने के लिए, जिससे उसका जो ट्रैकिया है वो फ्री हो जाए, सांस है वो ले पाए, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना। और अगर वही पेशेंट हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल में आपको फेरेंजियल एयरवे प्रोवाइड करना पड़ता है। फेरेंजियल एयरवे का मतलब होता है डॉक्टर जो इंट्यूबेशन करते हैं, है ना, इमीडिएट इंट्यूबेशन किया जाता है ना, तो वो चीज़ करना पड़ती है आपको, डेब्रिस को निकालना पड़ती है, और ये हॉस्पिटल के केस में, ठीक है। बट अगर आप हॉस्पिटल में नहीं हो, आप बाहर हो, तो आपको आपकी फिंगर्स से उस डेब्रिस को बाहर निकालना पड़ेगा उसके मुंह से, जिससे कि उसका जो एयरवे है वो क्लियर हो जाए। तो ये चीज़ थी एयरवे के ऊपर। अब सेकेंड आ जाओ ब्रीदिंग। मैंने आपको बताया था कि पेशेंट सांस नहीं ले रहा है तो आपको उसको ब्रीदिंग देना पड़ेगी। ब्रीदिंग कैसे दोगे आप? माउथ टू माउथ दे सकते हो, माउथ टू नोज दे सकते हो, या एक ब्रूक एयरवे करके डिवाइस आता है। जैसे अब ये डिवाइस आपके पास उस टाइम पे होना चाहिए तो आप ब्रूक एयरवे का यूज करो, आप अननेसेसरी माउथ टू माउथ नहीं करोगे। अगर आपके पास ये डिवाइस है, देखो इस डिवाइस को बोलते हैं ब्रूक एयरवे डिवाइस, दिख रहा है
एक तरफ पेशेंट का माउथ के ऊपर माउथ पीस को रखा हुआ है, बीच में ये पाइप है और उसको आप ब्लो कर रहे हो, तो इससे आप पेशेंट को आपकी रेस्पायरेशन या आपकी ऑक्सीजन ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। इसको कौन सा डिवाइस बोलते हैं, क्या नाम था इसका बताओ? ब्रूक एयरवे, ठीक है। तो अगर आपके पास ब्रूक एयरवे है तो आप इससे दो, अगर नहीं है तो आपको माउथ टू माउथ या माउथ टू नोज देना पड़ेगा ब्रीदिंग। तो इस तरीके से हम उसको ब्रीदिंग देते हैं। यह एक बेग एंड मार्क्स होता है। देखो सुरभि ने बताया था ना, ये डिवाइस बताया था या नहीं बताया था, है ना। तो ये डिवाइस के थ्रू, पर ये डिवाइस हमारे पास हॉस्पिटल में अवेलेबल हो सकते हैं, तो हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स को कार्डियक अरेस्ट आता है तो उनको हम इसके थ्रू ब्रीदिंग देते हैं, ठीक है। तो ये नोज में और माउथ में दोनों तरफ जाती है इसकी ब्रीदिंग। उसको आप पंप करते हो यहाँ से, इस जगह से उसको पंप करते हो तो आपकी हवा जाती है अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसकी ब्रीदिंग को सिक्योर करते हैं। तो ये तो थी हमारी ब्रीदिंग में। पर जब भी आप ब्रीदिंग दोगे, एक इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप ब्रीदिंग देते हो ना, पेशेंट का चेस्ट राइज होना चाहिए। इस पे आपको ध्यान देना है। अगर पेशेंट का चेस्ट राइज नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं दे रहे हो, तो मतलब ही नहीं है ब्रीदिंग देने का। अगर पेशेंट का चेस्ट राइज नहीं हो रहा है तो हमेशा याद रखना, लुक फॉर द राइज इन द पेशेंट्स चेस्ट। हर वेंटिलेशन के साथ, हर सांस के साथ उसका चेस्ट जो है वो राइज होना चाहिए, ठीक है। तो ये था ब्रीदिंग वाला पॉइंट। और फिर आता है थर्ड, सर्कुलेशन वाला पॉइंट। अब सर्कुलेशन देने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा उसकी पल्स। हम मोस्ट कॉमनली पल्स कहाँ पे चेक करते हैं? कैरोटिड पल्स चेक करते हैं गले में, या फिर हम रेडियल पल्स चेक करते हैं रिस्ट में, ठीक है। हाँ, तो अगर उसकी पल्सेस नहीं आ रही है, पल्सेस का ना आने का मतलब क्या होता है बताओ? पल्सेस कब नहीं आएगी? हार्ट, जब आपका हार्ट पंप नहीं कर रहा है। हाँ, अगर हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर रहा है तो पल्सेस तो आएगी नहीं। तो पहला पल्सेस को चेक करो। अगर पल्सेस नहीं आती है तो आपको चालू करना पड़ता है चेस्ट कंप्रेशन। क्या चालू करना पड़ता है? चेस्ट कंप्रेशन। तो अब हम पढ़ते हैं चेस्ट कंप्रेशन कैसे दिया जाता है। देखो ये इमेज को ध्यान से देखो। आपका जो पेशेंट है वो बिल्कुल लेटा हुआ है। आपके जो दोनों हाथ है वो एक्सटेंडेड होना चाहिए एल्बो से। आपके शोल्डर्स बिल्कुल पेशेंट के ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल यही पोजीशन होना चाहिए, क्योंकि आपको फटिग नहीं होना है। अगर सोचो ये आप देते देते थक गए तो कौन देगा? सोचो एक पल के लिए, अगर आप अकेले इंसान हो उस जगह पे और पेशेंट आपके सामने ऐसा मरा हुआ पड़ा है, लेटा हुआ है, तो आपको अकेले को देना है, तो आपको थकना नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप कब नहीं थकोगे? जब आप इस पोजीशन में बैठोगे, क्योंकि इसमें आपका जो वजन है, जो आप कंप्रेशन दोगे, वो हाथ से नहीं आएगा बल्कि आपके बॉडी वेट से आएगा। आपकी जो बॉडी की मसल्स है, आपकी जो बैक की मसल्स है, आपकी जो एब्डोमिनल्स है, उसके थ्रू ये फोर्स आ रहा है, ठीक है। तो आप थकोगे नहीं इससे। तो ये पोजीशन हमेशा याद रखना। प्लेस वन हील ओवर अनदर हील। आपका जो हील होता है हैंड का, पाम का जो हील होता है, उस हील को आपको पेशेंट के चेस्ट के ऊपर रखना है और उसके ऊपर दूसरे हाथ से उसको सपोर्ट करते हुए हमको कंप्रेशंस देने होते हैं। मैं आपको वीडियो बताऊंगा कि किस तरीके से हमको एक कंप्रेशन देना होता है। अभी के लिए ये पोजीशन याद रखना, ठीक है। अब ये पोजीशन तो आपने याद रख दी। आप सोचो कि ये चीज़ हमें कितनी देना होती है? बताओ कितनी देना होती है? कोई बताएगा? किसी को पता है कितने कंप्रेशन रिक्वायर्ड होते हैं एक मिनट में? 100, 80 to 100 चेस्ट कंप्रेशंस होना चाहिए एक मिनट में। अगर आपको उसकी जान बचानी है तो एक मिनट में 80 से 100 बार आपको कंप्रेस करना है, क्योंकि एक मिनट में हमारा हार्ट कितने टाइम्स बीट करता है? 72 बीट्स पर मिनट, है ना। तो उसको मेंटेन रखने के लिए उससे हमको ज़्यादा देना पड़ता है। तो यू शुड ऑलवेज गिव 80 to 100 चेस्ट कंप्रेशंस पर मिनट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देते हो 30 चेस्ट कंप्रेशन। आपने क्या किया? 30 बार पंप किया। अब 30 बार पंप करने के बाद आपको 2 बार क्या देना पड़ेगी? ब्रीदिंग। मतलब कि 30 बार कंप्रेस करो, 30 बार कंप्रेस करने के बाद 2 बार उसको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दो, लंबी लंबी सांसें दो। और जब भी आप सांसें दोगे आपको क्या चीज को देखना है? चेस्ट एक्सपांशन, है ना। उसका चेस्ट एक्सपांड होना चाहिए। हाँ, वेरी गुड। हाँ, तो ये जो रेशियो होता है वो होता है 30:2 का रेशियो। मतलब 30 बार कंप्रेस करो, 2 बार सांस दो, फिर वापस 30 बार कंप्रेस करो, फिर वापस 2 बार सांस दो। ऐसा चलने दो। ऐसा कब तक चलने देना है? जब तक कि वहाँ पे एम्बुलेंस ना आ जाए। सोच रहे हो आप कितना थक जाओगे? तो ये चीज़ें याद रखना।
कि आपको ये चलने देना है लगातार 30:2, 30:2, 30:2 जब तक कि एम्बुलेंस ना आ जाए, इससे उसकी जान बची रहेगी, ठीक है। बट अगर आपके पास दो इंसान हैं, अगर आप दो लोग हो, तो आप अकेले 30:2 मत करना। फिर आप बताओ क्या कर सकते हो, आप इसको 15:1 का कर सकते हो। मतलब कि एक इंसान 15 बार कंप्रेस करेगा, एक बार सांस देगा, फिर दूसरा इंसान आ जाएगा, वो वापस से 15 बार कंप्रेस करेगा, एक बार सांस देगा। मतलब अल्टरनेटिव चीज़ें चलती रहेगी, तो आप इसमें थकोगे नहीं, ठीक है। तो 15:1 का रेशियो कब रखना है, 2 रिससिटेटर में, जब वहाँ पे दो लोग अवेलेबल है। हाँ, जब दो लोग हैं वहाँ पे तो 15:1 रखना, और जब एक ही रिससिटेटर वहाँ पे अवेलेबल है तो क्या रेशियो रखोगे, 30:2. वेरी गुड, 30:2 का रेशियो रखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसके चेस्ट को कंप्रेस करोगे। अब चलो, अब मैं आपको दिखाता हूँ फाइनली वीडियो कि किस तरीके से चीज़ें वर्क करती है। मुझे बताना वीडियो विजिबल है या नहीं। चलो, वीडियो में आवाज भी आ रही है या नहीं मुझे बताना, ठीक है, कंफर्म करना। Will show how cardiopulmonary resuscitation or आवाज आ रही है वीडियो में सभी को? Yes, CPR yes. ठीक है, चलो वीडियो देखो स्टार्टिंग से एंड तक कि किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं। देखना, मैं बिल्कुल चुप बैठा हूँ, 2 मिनट तक ये सब वीडियो शांति में देखो। This animation will show how cardiopulmonary resuscitation, or CPR, can help someone who isn't breathing normally. Click the navigation arrows below the animation screen to play, pause, rewind, or fast forward the animation. After opening the casualty's airway, you need to check whether he or she is वीडियो की आवाज नहीं आ रही है, मेरी आ रही है? short, infrequent gasps, Yes, known as sir. agonal breathing. ठीक है, तो मेरी सुन लो, मैं बता देता हूँ कि वो क्या बोल रही है। 2 मिनट मैं देखता हूँ, इसकी आवाज़ अगर म्यूट हो पाती है तो अच्छा है। चलो, इसकी आवाज़ मैंने म्यूट कर दी, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है ना, मेरी आवाज़ आ रही है? If the casualty is Yes, sir. Yes, हाँ, ये. ठीक है, तो देखो ये पेशेंट लेटा हुआ है आपका, और ये आप हो, ठीक है। आपने उसकी चिन को लिफ्ट कर दिया है, दिख रहा है, सभी देख पा रहे हो, उसकी चिन लिफ्ट ऑफ है। इससे क्या होता है बताओ जल्दी, चिन लिफ्ट करने से क्या होगा? हाँ, टंग की पोजीशन चेंज हो जाएगी तो एयरवे क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, आपने ये तो कर लिया। सेकेंड स्टेप में आप क्या करते हो, उसकी ब्रीदिंग चेक करते हो। अगर ब्रीदिंग, देखो ये कैरोटिड पल्स ले रही है ना, कैरोटिड पल्स को चेक कर रही है ये। अब इसने देखा कि कैरोटिड पल्स तो नहीं आ रही है, तो ये क्या क्या इसने चेस्ट कंप्रेशन करना चालू कर दिया। देखा, इसका प्लेसमेंट देखना ध्यान से, देखो हील ऑफ हैंड से इस तरीके से हमको कंप्रेस करना है। मतलब पेशेंट का चेस्ट बिल्कुल ऐसी मूव होना चाहिए। ऐसा नहीं करना कि आपने आधा ही कंप्रेस किया और छोड़ के वापस आ गए। पूरा डीप तक, कम से कम 5 सेंटीमीटर तक आपको कंप्रेशन डालना होता है, एकदम डीप तक। तो यू हैव टू गिव 5 सेंटीमीटर डीप कंप्रेशन, ठीक है, याद रखना। पूरा कंप्रेशन पहले होने देना, उसके बाद पूरा तरीके से डिफ्लेट भी होने देना। चेस्ट को वापस से ऊपर आना भी जरूरी है, सिर्फ कंप्रेस मत करते रहना वरना वापस से दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। पूरा कंप्रेस और पूरा डिफ्लेशन, दोनों चीज़ें इसमें उतनी इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, पूरा कंप्रेस कर रही है और पूरा उसको ऊपर आने भी दे रही है। तो ऐसे ये 30 बार देगी, और 30 बार देने के बाद क्या करेगी, 2 बार माउथ ब्रीदिंग। अब माउथ ब्रीदिंग में एक इंपॉर्टेंट चीज की है उसने, नोटिस करो क्या किया है, मैं नहीं बता रहा, आप लोग बताओगे। एक इंपॉर्टेंट चीज उसने की है, अच्छे से नोटिस करना। नोज को बंद किया, यस। माउथ ब्रीदिंग देते हुए नोज को कभी भी बंद कर देना, वरना हवा नाक से बाहर निकल जाएगी। मुंह से दे रहे हो, नाक से बाहर निकल जाएगी, तो मतलब ही क्या होगा। तो हमेशा नोज को बंद रखना होता है। तो 2 बार ब्रीदिंग दिया, फिर वापस से 30 बार कंप्रेशन दिया, फिर वापस से ब्रीदिंग दिया 2 बार। ये चीज वो करते रहेगी जब तक कि एम्बुलेंस ना आ जाए, ठीक है। तो उसका जो हार्ट है वो इस तरीके से पंप करते रहेगा और बॉडी में ब्लड को पहुंचाते रहेगा। आपकी ये जो आप कंप्रेशन देते हो, ये करने से देखो ये चीज़ें होती है, दिख रहा है, देखो किस तरह से लंग्स इन्फ्लेट हो रहा है सांस देने से, और जब वो कंप्रेशन कर रही है तो किस तरीके से ब्लड पंप हो रहा है पूरी बॉडी में, तो ब्रेन तक प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंच पा रहा है, और पेशेंट की जान आप इस तरीके से बचा सकते हो। हेलो, ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? यस सर। अच्छे से। ठीक है, अब ये जो डिवाइस होता है,
क्या बोलते हैं इसको, कोई बताएगा? डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर। करंट होता है इसमें एकदम हाई वोल्टेज का। तो जब पेशेंट आईसीयू में होता है और जब आपने सीपीआर भी दे दिया और सीपीआर देने से भी अगर काम नहीं बन रहा है, पेशेंट की ईसीजी रीडिंग अगर नॉर्मल नहीं आ रही है, तो आपको यूज़ करना पड़ता है एज अ लास्ट ऑप्शन डिफिब्रिलेटर का आप यूज़ करते हो। इसमें हाई वोल्टेज करंट्स होते हैं, तो आप पेशेंट की चेस्ट पे इसको इस पोजीशन में रखते हो, देखो इस तरीके से, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, और जोर से झटका देते हो, जोर से उसको करंट देते हो उसके पूरी चेस्ट को, जिससे कि हार्ट चालू हो जाए। ठीक है, तो ये मैकेनिकल कंप्रेशन कहलाता है हार्ट का। जो हमने पहले दिया था वो मैनुअल कंप्रेशन था, ये मैकेनिकल कंप्रेशन होता है। ठीक है, शॉक के थ्रू आप चाहते हो कि उसका हार्ट चालू हो जाए। बट अगर डिफिब्रिलेटर से भी अगर उसका हार्ट पंप करना चालू नहीं किया, देन वी से दैट द पेशेंट इज फाइनली डेड। ठीक है, ये लास्ट ऑप्शन होता है डिफिब्रिलेटर का, जिससे आप चाहते हो कि चलो अब आखिरी में तो आके कम से कम उसका हार्ट चालू हो जाए। तो ये होता है डिफिब्रिलेटर डिवाइस। ठीक है, इसमें देखो कितने वोल्टेज का करंट होता है, 100 to 400 जूल्स। देखो एक्सटर्नल फिब्रिलेशन यूजिंग 100 to 400 जूल्स के शॉक होता है इसमें, इतना ज़्यादा हाई एनर्जी का ये शॉक होता है, 400 जूल तक। ठीक है, तो आप इसको बढ़ाते जाते हो। अब और एक चीज़ याद रखना, अगर मैं बात करता हूँ दवाई की, तो जब भी पेशेंट आईसीयू में होता है ना, तो जब उसको कार्डियक अरेस्ट आता है, तो उसको बताओ क्या दिया जाता है? एड्रेनलिन दी जाती है। क्या दी जाती है बताना? एड्रेनलिन। ठीक है, और वो भी हर 3 से 5 मिनट में, हर 3 से 5 मिनट में दी जाती है। मतलब हर 5 मिनट के बाद उसको एड्रेनलिन के बड़े बड़े इंजेक्शंस, बड़े बड़े शॉट्स लगते हैं, क्योंकि एड्रेनलिन जो है वो बॉडी में आपके हार्ट रेट को बढ़ाता है, आपकी एक्टिविटीज़ को बढ़ाने में हेल्प करता है एड्रेनलिन। ठीक है, तो आप एड्रेनलिन देते हो, आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी देते हो पेशेंट्स को। ठीक है, हर 10-10 मिनट में। तो ये 2 दवाई के नाम भी याद रखना, एड्रेनलिन और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये 2 दवाई भी साथ में दी जाती है। और लास्ट में आपको करना पड़ता है फिब्रिलेशन। ठीक है, उसको बचाने के लिए पेशेंट को। तो इस तरीके से हमारा ये सीपीआर टेक्निक वर्क करती है। तो लास्ट में ये इमेज देखो, ये इमेज हमें क्या दिखाना चाह रही है कि सबसे पहले आपने पेशेंट को चेक किया कि वो कॉन्शियस है या नहीं, तो शेक एंड शाउट एट द पेशेंट। फिर आपने एम्बुलेंस को कॉल किया, जब तक एम्बुलेंस नहीं आती है तब तक आप उसकी ब्रीदिंग चेक करोगे, उसकी पोजीशन को अच्छी करोगे, उसको ब्रीदिंग दोगे, उसको चेस्ट कंप्रेशंस दोगे, है ना। 30:2 के रेशियो में अगर 2 लोग हैं, 1 लोग है, और 15:1 के रेशियो में अगर 2 लोग हैं। ये चीज़ों को आप रिपीट करते रहोगे जब तक कि वहाँ पे एम्बुलेंस ना आ जाए। तो इसको बोलते हैं सीपीआर टेक्निक। आगे सभी को बढ़िया समझ में? यस। So this was the topic on CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। तो आज के हमारे दोनों टॉपिक खत्म हो चुके हैं। हम CPR भी पढ़ चुके हैं और हम ABG एनालिसिस भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है, वरना आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।